भी नीट का एग्जाम होता है, जब भी जेई का एग्जाम होता है, तो हमने ऐसे सिनेरियोज देखे हैं जहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर गलती किसकी है? इसका डायरेक्ट कलेक्शन है, सिर्फ पेरेंट्स से नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी से है। एंड मैम, जैसे काफी सारे केसेस में ऐसा होता है, लाइक अगर अर्बन सिटीज की बात करें तो मेजरली जो कपल्स होते हैं ना, वो दोनों वर्किंग होते हैं। तो आपको लगता है कि पेरेंटिंग के अंदर थोड़ा लिमिट हो जाती है, लाइक अगर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो? यहाँ पे ना टाइम की जो है ना क्वांटिटी कम हम्म। हो सकती है, स्टिल क्वालिटी कैन बी मैनेज। हाँ, एप्रिसिएशन आपने बहुत अच्छा एक वो लिया है कि देखिए, एज इंडियन पेरेंट्स मैं बोलूंगी कि जो हमारे से पहले वाली जनरेशन थी वो बहुत कंजूस थी एप्रिसिएशन में, क्योंकि उनको लगता था अप्रिशिएट करने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, सिर पे चढ़ जाएंगे। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे ना बहुत ज्यादा डिवाइस के एडिक्टेड हो गए हैं, गैजेट्स के। राइट। दिन भर उनको है ना कोको मेलन देखना होता है, या फिर उनको यूट्यूब सर्व करना होता है। आपको लगता है वो कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, कितना नेगेटिव एस्पेक्ट में वो जा सकता है? हार्मफुल इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है इसके। इस पूरे पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर इस पॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं, कोशिश करिए कि अपने पेरेंट्स को ये पॉडकास्ट दिखाइए या फिर उनके साथ बैठकर इस पॉडकास्ट को देखिए, क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है पेरेंटिंग के बारे में। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड या एंजॉय द एपिसोड। तो हमने बहुत ज्यादा पास्ट के अंदर ऐसे सिनेरियोज देखे हैं जिसमें जब भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक जेई, नीट, कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजल्ट आने में होता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं सुसाइड कर लेते हैं, राइट? और ये बात ऐसा नहीं कि कभी कभी हो रहा है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर गलती किसकी है? इसका डायरेक्ट कलेक्शन है, सिर्फ पेरेंट्स से नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी से है। जब बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना उनको चॉइस कम ऑफर की जाती है, और अगर वो चाहते भी हैं तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपने वो कोट सुना होगा ना, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी के राइट। लड़के ने ये किया, शर्मा जी के लड़के ने वो किया। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करियर खुद चुनते हैं, जबकि करना किसको है, बच्चे को करना है। राइट। तो एक सोसाइटी का प्रेशर है, एक लेबल है, एक टैग लेके चलते हैं कि फलाने का बेटा डॉक्टर है या इंजीनियर है, और उसके अलावा उनको प्रोफेशंस पता नहीं है। इसीलिए ये पेरेंट्स का अनअवेयरनेस है जो उनको ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है, और बच्चों को चॉइस कम दी जाती है। बच्चों को चॉइस क्यों नहीं देते पेरेंट्स? क्या वो चाहते नहीं उनके बच्चे अच्छा करें? पर उनको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर बच्चे ने अपनी पसंद का चुना और वो सक्सीड नहीं हुआ तो लाइफ में क्या करेगा। इसका रीजन भी क्या है, अनअवेयरनेस। पेरेंट्स को पता नहीं है कि सपोज बच्चे का कोई पैशन है तो पहले हम उसको चेक कर लेते हैं वो कुछ करना चाहता है। कई बार बच्चे दूसरे फ्रेंड्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको लगता है हमें भी करना चाहिए, तो उनको पता नहीं होता उनकी कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो जब आप पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है और पेरेंट्स को उसके बारे में पता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आउटराइटली मना ही कर देते हैं। और कुछ फैमिलीज में ट्रेडिशंस होते हैं कि सारे लोग डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं, तो उनको भी वही चूज करना है। तो एंड ऑफ द डे सफरर कौन है? सबसे ज्यादा तो बच्चा है। उसकी शायद कैपेबिलिटी नहीं है, या उसका इंटरेस्ट कम है उसके बारे में, और उसको फोर्स किया जा रहा है। तो जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है हम ऑब्वियसली मन से नहीं करते उस काम को, है ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हमें पेरेंट्स को अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखने चाहिए। जब हमें पता है कि हमारा बच्चा एक है, वो फ्रॉक की तरह जंप कर सकता है, पर हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, हम उसको हिरण की तरह दौड़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें बच्चे की तो गलती नहीं है। उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है, वो नहीं हो पाता। और जब ये नहीं हो पाता तो बच्चे को ना कुछ और समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके पास कोई प्लान बी नहीं है। पेरेंट ने बोला जेई निकालना है आपको, नहीं निकाल पाए तो ये डिस्कशन कभी घर में हुई नहीं है, तो उसको पता नहीं है ना क्या करना है। अगर ये डिस्कशन होती है तो बच्चे को पता होता है कि ठीक है, दिस इज नॉट द एंड, आई कैन गो फॉर समथिंग एल्स। राइट। तो इन सब चीजों के लिए पहले बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, और उसका एक हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं जैसे, राइट, तो हमें पता चल जाता है कि वो क्रैक कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स को सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, सोसाइटी का प्रेशर वगैरह नहीं लेना चाहिए। बच्चा अपना है ना, सोसाइटी का कुछ नहीं है। राइट। सोसाइटी का राइट। पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है बाद में है, पर वो आपका बच्चा है पहले। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस की जरूरत है। इंटेंशनली नहीं करते पेरेंट्स, जानबूझ के नहीं करते, बट अवेयरनेस कम है।
दिस इज द रीजन। और प्लान बी नहीं पता है बच्चे को, उसको पता नहीं पेरेंट का क्या रिएक्शन आएगा, छोटी छोटी बात पे उसको बचपन में डांट पड़ चुकी है, टेस्ट में नंबर कम आए हैं तो पनिशमेंट मिल चुकी है। तो फिर आप सोचो टेस्ट में नंबर कम आने पे पनिशमेंट मिल सकती है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता फिर, देन वो रास्ता चुनता है, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। राइट। आई थिंक वो जो फेस होता है ना जब उनकी यूनिट टेस्ट होते हैं और वो उनको अकॉर्डिंगली बता रहे होते हैं फ़ोन पे कि पापा मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो तब से ये ना वाला फेस चालू हो जाता है कि मतलब आपके इतने यूनिट के अंदर टेस्ट आ रहे हैं, तो उसको आप फिर अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि आपके फाइनल के अंदर कितने मार्क्स आने वाले हैं। उस अकॉर्डिंगली फिर ना एक पूरा ऑरा क्रिएट कर लेते हो कि यार अब तो जो मेन फोकस है वो मेरा यही एग्जाम है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इंडल्ज अपने आप को नहीं करा है अपने हॉबीज़ में, इतना फिगर आउट मैं कर नहीं पाया हूँ कि मेरे इंटरेस्ट क्या है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला है कि भाई तेरे पास यही वाला रास्ता है, और वो उनको वो वाली छवि भी दिखाएंगे कि अगर तूने ऐसा निकाल दिया तो तेरी आगे की जो 20 साल होंगे, आगे के 30 साल होंगे, वो पूरे सॉर्टेड रहेंगे। उस अकॉर्डिंगली फिर वो सोचने लग जाता है। फिर एट द एंड उसको ये रिजल्ट मिलता है कि उसके मार्क्स नहीं आए हैं, तो फिर वो सोचता है कि अब मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या बोलेंगे, और उसको फिर वो एंड अप डिसीजन कर लेता है कि मुझे अब सुसाइड करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा बेकार सिनेरियो हो जाता है किसी के लिए। बहुत अनफॉर्चुनेट। राइट। सो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि पेरेंट्स को ऐसा क्या विंडो प्रोवाइड करनी चाहिए अपने बच्चे को कि वो ओपनली अपने आप जो है डिस्कशन इनिशिएट करे कि भाई मुझे इमोशनली ये बैरियर मैं अपने साथ पैकेज लेके चल रहा हूँ, तो आप मेरे से इसको थोड़ा छोड़ो कि भाई मैं अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व कर पाऊँ कि मेरे एक्चुअल में इंटरेस्ट है क्या, और मैं आपसे ओपनली कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो ऐसा क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? सबसे पहले तो है एक सेफ एनवायरनमेंट। सेफ आप कब हम्म। फील करते हैं? आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सेफ फील करते होंगे शायद, करते हैं ना? राइट। क्योंकि आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा। आपने कुछ भी बिल्कुल। कहा है तो आपको शायद वो डांटेगा, आपकी अच्छी बात पे हंसेगा, और आपकी खराब बात है शायद आपको गाली भी देगा, राइट? तो वो क्या है? सेफ हम्म। एनवायरनमेंट है। इसी तरह का सेफ एनवायरनमेंट घर में चाहिए। मतलब मैं गाली गलौज की बात नहीं कर रही हूँ, सेफ एनवायरनमेंट का मतलब घर पे होना है कि अगर बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सके उस क्वेश्चन को। और क्या होता है, वो क्यों नहीं होता है कई बार, जैसे ही बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप किया तो सबसे पहले तो डिसमिस हो जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, अरे ऐसे कैसे होता है, तुमने कभी देखा है ऐसे होते हुए, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो। शायद बच्चे ने अपनी पूरी बात बताई ही नहीं है, और हमने पहले ही उसको रोक दिया है, हमने उसको इंटरफेयर किया है, हमने उसको जज किया, तुम पागल हो, हम लेबल करते हैं ना, अरे तुम पागल हो, तुम नासमझ हो, नालायक हो, तुम्हें समझ में नहीं आना, तो डिसमिस कर दिया, हमने उसको एक लेबल कर दिया। तो हमें कोई करेगा तो हम आगे अपनी बात बताएंगे उसको? नहीं बताएंगे ना। आपका कोई फ्रेंड हम्म। हमें आपको इग्नोर करेगा तो आप उसे कभी अपनी बात नहीं बताओगे, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मैं क्यों बताऊं। दिस इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग विद द चिल्ड्रन ऑल्सो। जहां उनको सेफ एनवायरनमेंट मिलता है वो एक्सप्रेस करते हैं, और ये एक दिन में क्रिएट नहीं होता है माइंड। ये कई बार होता है ना, पेरेंट्स बचपन से अभी तक हमने कॉन्वर्जेशन की आदत नहीं डाली, एकदम से बच्चा 10th 11th में आया और हमने सुना किसी का बच्चा स्मोक कर रहा है, हमने आके 3 4 बातें बता दी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। फिर पढ़ाई की बात हुई, उनके बच्चे ने सब्जेक्ट ये लिया, ये करने से ये हो जाता है। डिस्कशन तो नहीं हो रहा है ना, इंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट? तो डिस्कशन के लिए हम्म। जब बहुत ही यंग एज से आप बच्चों से नॉर्मल बातें करते हैं, रूटीन की बातें करते हैं, टीवी पे कुछ देखा उसके बारे में बात कर रहे हैं, मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आज ऑफिस में बहुत सरदर्द हो गया था, मेरे पास काम का प्रेशर था, जो पार्ट ऑफ लाइफ है, जब बच्चे को पता चलता है कि ये सबके साथ होती है और आप उसको कैसे हैंडल करते हो, वो क्वालिटीज ना बच्चे इम्बाइब करते हैं। और हम एकदम से हम्म। सडनली उनको बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक्स पे बैठ के जो है इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो बच्चा प्रोसेस ही नहीं कर पाता उनको। तो एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा डिस्कस करेगा। सपोज बच्चे को बायोलॉजी लेना है, तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, डॉक्टर बनना चाहता है, पर हो सकता है उसको डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको जाना है, उसको फार्मेसी में जाना है, तो शायद पेरेंट को पता नहीं है। तो अगर आपकी भी कोई चॉइस है, बच्चे की भी कोई चॉइस है, तो हमें उसके सारे ऑप्शंस देखने चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर उन ऑप्शंस को समझने के बाद आप सस्टेनेबिलिटी पे जाओ कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं, इसमें आप इंडिपेंडेंट कमा सकते हो कि नहीं कमा, वो बहुत सारी चीजें बाद में आती हैं। तो ये सिलेक्शन की बात है, टॉकिंग की बात है, कॉन्वर्जेशन की बात है, ये सारी बातें बहुत अर्ली छोटे छोटे कॉन्वर्जेशन से होनी चाहिए घर में, आपकी डाइनिंग टेबल पे, आपके ड्राइंग रूम में, आपकी सुबह की सैर पे, सब जगह। अचानक से हम बम्बार्डिंग करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, तो बच्चे सेफ फील नहीं राइट। करेंगे।
और जिनके साथ आपने बचपन से बहुत बातें की होंगी, आप उनसे 10 साल बाद भी मिलेंगे तो आप बात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर पेरेंट ने 10 दिन भी बात नहीं की है पर कनेक्शन है पेरेंट के साथ में, तो बच्चा विल फील सेफ। सो कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पेरेंटिंग। आई थिंक कनेक्शन, पेरेंटिंग इज इक्वल टू कनेक्शन। जब तक हम्म। कनेक्ट नहीं है तो ना बच्चा आपकी बात को समझेगा ना आप समझ, और आप करेक्ट भी नहीं कर सकते। सो एवरी कनेक्शन, फर्स्ट कनेक्शन देन करेक्शन, उसके आगे और कुछ। आई थिंक मैं ये चीज़ रिलेट कर सकता हूँ कि लाइक एक फादर और एक सन का एक बहुत ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप होता है, बट उसके अंदर कभी कभी कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाती है क्योंकि आप थोड़ा झिझकते हो कि यार ये वाली बात मैं अपने पापा को बताऊंगी नहीं बताऊं, हम्म। और थोड़ा एक सर्टेन लेवल ऑफ बैरियर भी होता है कि यार मैं ये वाली बात जो है पापा को नहीं बता सकता, ये वाली बात मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ। हम्म। तो मम्मी से ज़्यादा जो है कनेक्टेड फील करते हैं कि भाई हम्म। उनको हर सारी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ जो भी चल रही है वो उनको हम शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला जो अब जाके जो जेनजी आने लगे हैं, यंगस्टर्स जो हैं, अब पेरेंट्स भी इवॉल्व होने लग गए हैं कि उनको पता लगने लगा है कि यार आजकल ऐसे वाले सिनेरियोज भी होने लगे हैं पास्ट में जहाँ पर जो लड़का है जो लड़की है वो गलत कदम उठा लेता है। तो वो भी एक अवेयरनेस का एक साइन है कि भाई हमें जो है अपना ट्रूली एक कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करनी है अपने बच्चों के साथ, सो दैट एक वो जो बैरियर है वो कम हो जाए। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें हम्म। कि जो इनिशियल स्टेज होती है, न्यूली पेरेंट्स बनते हैं, उसके बाद का सिनेरियो क्या होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है आजकल मैं देख रहा हूँ अनलोइंगली है ना अपने बच्चों के सामने कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, बट आपको पता नहीं लगता है कि आपका बेटा जो है बेटी जो है क्या ग्रास्प कर रहा है। हम्म। तो पेरेंट्स ऐसी क्या अनलोइंगली गलती कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक होता है ना कि बच्चे सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से, राइट? तो हम्म। गलती कहना, कोई वर्ड को गलती कहना, तो आई एम नॉट श्योर किसी के लिए वो गलत हो सकता है या सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसे खुद पता है कि वो गलती है तो शायद वो नहीं करेगा, है ना, वो उसको हम्म। अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे आपने, बहुत छोटी सी चीज है कि जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, और स्पेशली बॉयज का मैंने देखा है, बहुत पूरा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट होता है, इतना सीसी का इंजन है, इतना देगी, इतना इसमें इसका पिकअप इसका अच्छा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, ये है वो है, हम सारा R&D कर लेते हैं, राइट? राइट। तो जब हमने एक बच्चे को लाए हैं, हमने उसको एक जीवन दिया है, तो एज अ पेरेंट हमें उसकी टेक्निकलिटी समझनी चाहिए। और कुछ चीजें ना हमारे बड़े लोग कहते हैं और हम उनको ओल्ड फैशन कह के डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं ना, बिल्कुल। झगड़ा झगड़ा अंदर करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। द चाइल्ड शुड नॉट हाँ। सी व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर, राइट? बिकॉज हम्म। बच्चे के लिए पेरेंट बोथ हैं, बोथ एंटिटी मिला के पेरेंट होते हैं, राइट? मम्मी अलग और पापा अलग जब हम करने लगते हैं और पेरेंट का डिस्कॉर्ड बच्चों के सामने आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, साइड लेना शुरू कर देते हैं। फिर जो छोटे बच्चे हैं, वो, उनको पता है किससे लाड़ करवाना है और डांट किससे मिलने वाली है, तो वो उसी हिसाब से अपना काम करवाते हैं। और थोड़े और बड़े होते हैं तो एक वर्ड होता है मैनिपुलेटिव। तो बच्चे मैनिपुलेटिव हो हम्म। जाते हैं, ये मम्मी से निकलवाना है काम, ये पापा से निकलवाना है। तो इस हम्म। सब का रीजन क्या है, कि इस सब के रीजन में क्या है, जब पेरेंटिंग के टाइम हम इक्वल नहीं हैं, जब बोथ द पेरेंट्स आर नॉट ऑन द सेम पेज, तब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? तो सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं बच्चों को बड़ा करने में, वो है आपके झगड़े। तो ह्यूमन बींग्स के झगड़े हमेशा होंगे, बट जब पेरेंटिंग की बात होती है तो सेम पेज पे रहना। अगर आपने कहा है कि 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखना है, तो दिस शुड कम फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। नौ कि एक बार एक ने कहा 9 बजे तक टीवी नहीं देखना, दूसरा पेरेंट कहे ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, 5 मिनट और देख लो। तो बच्चे को ये समझ में आ गया कि जो रूल है उसको डिफाई करना इज ओके, बिकॉज एक पेरेंट ने कह दिया ना कि हम कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ दे ऑब्जर्व थिंग्स, और फिर ये चीजों का स्किल अलग अलग होने लगता है, राइट? दूसरी गलती जो मॉडर्न पेरेंट्स कर रहे हैं, वो लैक ऑफ टाइम की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा चीजें दे रहे हैं जो उनको रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने कई घर देखे हैं जो इसमें इतने ज्यादा खिलौने होते हैं, शायद शॉप पे ही होते हैं इतने खिलौने, राइट? तो वी आर गिविंग देम बिफोर दे आर आस्किंग, क्योंकि हमें गिल्ट है ना, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे तो बच्चे को हम्म। प्रेजेंट दे देते हैं, राइट? और थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, टाइम नहीं दे पा रहे तो उनको हम मोबाइल दे देते हैं। बच्चों को क्या चाहिए, पहले आपका टाइम चाहिए, राइट? तो ये जो गलती है कि अपने टाइम को हम चीजों से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, वक्त से पहले हम चीजें दे रहे हैं और हम्म। इंस्टेंटली दे रहे हैं। एक होता था बचपन में कि हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि आप, अच्छा आप ये अचीव करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो आपको कितनी लगन होती राइट। थी कि मुझे ये चीज मिलेगी। हम्म। अभी पेरेंट को लगता है कि मेरे बच्चे को मुझे खुश रखना है, अच्छा उसने ये मांगा है, मुझसे आज दे देता हूँ।
तो उसकी वैल्यू जो है ना 2-4 मिनट ही रहती है, उसके बाद उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें पता नहीं आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, क्या किया है। तो जो हम एज अ पेरेंट गलती कर रहे हैं, वो हम वैल्यू जो है डिग्रेड कर रहे हैं, चीजों की भी, रिलेशनशिप्स की भी, बहुत चीजों की। तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। तो बीइंग यंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को बहुत अवेयर रहना चाहिए कि बोथ द पेरेंट्स शुड बी ऑन द सेम पेज, एंड दे शुड नॉट फॉलो दैट मॉडल ऑफ फास्टेस्ट डिलीवरी। बच्चे ने मुंह खोला और हमने उसको दे दिया। गिव टाइम टू रिफ्लेक्ट। और बहुत तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे मैंने एक यंगस्टर को था, बहुत शॉपिंग की आदत लग गई थी ऑनलाइन, तो उसकी मदर ने बोला, तो मैंने उसको कहा कि हम कुछ ट्राई करते हैं। तो हमने उसको बोला ठीक है, तुम्हें जो जो अच्छा लगता है तो शॉपिंग कार्ट में डाल लो। उसके बाद हम एक एक चीज को थोड़े दिन बाद देखने की जरूरत है कि नहीं। एंड उस बच्चे ने खुद एडमिट किया कि 4-5 दिन बाद मुझे लगा कि ऐसी तो ड्रेस मेरे पास है, कहाँ पहनूंगा, छोड़ देता हूँ, महंगी भी है। करते करते उसकी शॉपिंग लिस्ट काफी रिड्यूस हो गई। तो हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? अगर हम इंस्टेंट डिलीवरी देते तो बच्चा सेम डे सब कुछ ऑर्डर कर देता, पर हमने उसको राइट। रिफ्लेक्ट करने का टाइम दिया। तो दिस इज व्हाट वी हम्म। आवरसेल्व्स नीड टू प्रैक्टिस एज अ पेरेंट। अगर हम भी यही काम कर रहे हैं, ओहो ये साड़ी, ओहो ये, और हमने तुरंत ऑर्डर कर दिया, तो हम बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे। पेरेंटिंग में ये बहुत बड़ी चीज है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जो कह रहे हो नहीं कर रहे हो ना, बच्चा कभी नहीं हम्म। मानेगा आपके बात। वो कहेगा अच्छा आप तो बड़े हैं, आपने कह लिए, मैं कह नहीं सकता, पर मैं करूंगा तो नहीं क्योंकि आप भी नहीं कर रहे हो। तो यंग पेरेंट्स को हम्म। थोड़ा इन चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं सब ऑब्जर्व हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे। तो दे शुड बी वेरी राइट। केयरफुल इन दिस रिगार्ड। मैम आजकल मैं देख रहा हूँ कि जब भी बच्चा रोने लगता है या फिर कुछ भी उसको जिद करनी होती है कुछ लेने की, तो उसको सिर्फ एक रूल पता है कि भाई मुझे सिर्फ रोना है और मुझे जो चीज़ चाहिए वो मेरे को मिल जाएगी पेरेंट्स से, और पेरेंट्स दिलवा भी देते हैं ऑन द स्पॉट कि या भाई रो रहा है अब दिलवा दो उसको, ज़्यादा जिद कर रहा है। तो इसको कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा ले जाता है, कुछ भी चाहिए होता है तो बस रोना है। ये भी स्टार्टिंग, जैसे ये तो जैसे जो रोने धोने का काम ज्यादा छोटे बच्चे करते हैं, ये टॉडलर्स करते हैं हम्म। जनरली। और ऐसा सिनेरियो आपको हर मॉल में या हर बड़ी शॉप पे मिल जाएगा। टॉय शॉप के बाहर एक दो बच्चे रोते हुए जरूर मिलेंगे आपको, क्योंकि वो कुछ मांग हम्म। रहे हो, उनको मिल नहीं रहा है, राइट। तो इसके लिए भी ना एक प्रिपरेशन है। एक हमें बच्चों को एक होता है ना, जब हम जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं तो हम बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें, जब हम मार्केट जाते हैं तो वही इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को भी देना है कि हम वही दिलाएंगे जिस पे हम सब अग्री होंगे। अब ज्यादा छोटा बच्चा इन चीजों को शायद समझ ना पाए, पर शायद 3 साल 4 साल का बच्चा समझ जाता है। तो उसको क्या होता है, एक वर्ड होता है नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। या तो जब मॉल में बच्चा सपोज रो रहा है, तो सबसे पहले पेरेंट की एंजाइटी क्या होती है, सोशल फेयर। 4 लोग देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि मेरी, मैं कैसा पेरेंट हूँ, वो मेरी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन करेंगे। बच्चा रो रहा है वो सेकेंडरी है, पेरेंट का सबसे पहला फेयर यही होता है कि 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बच्चा हैंडल करना नहीं आता है, राइट। और हम्म। उस सिचुएशन में से जल्दी निकलने के लिए वो जो कर सकते हैं कर देते हैं, बट यहीं पर डैमेज हो जाता है। तो बच्चे को आदत लग जाती है कि मैंने रोया और मुझे मिला। उसके लिए है, अगर बच्चा रो रहा है उसको आप रिएक्ट मत करिए। कुछ लोग समझाने लगते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, गलत बात है। बच्चा ऑलरेडी बहुत एजिटेटेड स्टेज में है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सुन भी नहीं रहा है आप जो बोल रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली रो रहा है। तो उस समय उसको समझाना अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, राइट। बट क्या होता है, सोशल प्रेशर है ना। अगर हम चुपचाप खड़े हैं तो सब लोग कहेंगे देखो वो मैडम खड़ी है, उनका बच्चा रो रहा है, तो लोगों को ये भी लगता है। तो हम समझाने लगते हैं बच्चे को, पर बच्चा समझता नहीं है। उस सिचुएशन में एकदम कूल एंड काम रहना है, खड़े रहना है, क्योंकि वो मॉल है, खुली जगह है, बच्चे को कुछ हार्म ना हो, नजर रखनी है। बट आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर बाद मतलब पक्का ये है कि बच्चा थोड़ा कूल डाउन होगा, शायद पूरी तरह चुप ना हो, पर उसको लगने लगेगा थोड़ी देर बाद कि मेरे रोने का ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि मम्मी कुछ, पापा कुछ कह नहीं रहे हैं, वो इंस्टेंटली दिला भी नहीं रहे हैं। तो वो खुद कंफ्यूज रहेगा कि मेरा अगला एक्शन क्या होना चाहिए, मैं कंटिन्यू रो कि नहीं रो मैं, राइट। और मैम उस बच्चे हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट है ना मेरे जो नेफ्यू है ना वो इतनी हद तक गिर गया है। एक बार उसको मॉल में कुछ चीज़ खरीदनी थी, हम लोग ऐसे वॉक अवे हो गए, हम चले गए दूर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर चल गए होंगे, वो रो ही जा रहा है, बीच में बैठ गया वो शॉप के, मतलब हिल ही नहीं रहा है वहां से, इतना हद तक वो वहां पर चला गया है कि अब भाई उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप मुझे दिला के ही दो।
हाँ, तो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था ना, वो ओवर द टाइम हम्म। बिल्डअप हुआ है। राइट, कितना एज है हम्म। उसके हिसाब से हम बच्चों को डील कर सकते हैं। सपोज समझाने लायक है तो हम उसको घर से ही हम्म। समझा सकते हैं कि वी हैव सपोज वी हैव अलॉटेड 500 रुपीज 1000 रुपीज फॉर यू, और हम कोई चीज लेने से पहले उसकी यूटिलिटी चेक करेंगे, वर्थ है लेना हम तभी लेंगे। राइट, जब हम अपनी शॉपिंग की भी चीजें डिस्कस करते हैं कि इज इट वर्थ बाइंग, देन वी आर बाइंग, तो ये इम्बाइब होती है बच्चों में क्वालिटी। बच्चों में हम्म। क्वालिटी कैसे इन्वाइव होते हैं? ऐसे ही होते हैं जब वो सुनते हैं कन्वर्सेशन को, अरे 500 की शर्ट है, मटेरियल अच्छा है, आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग। तो उसको समझ आया कि इसकी वैल्यू है इसीलिए इसको हम खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी फिल्म स्टार को पहने देखा अब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर बाइंग इट। क्योंकि छोटे बच्चों को एडवर्टाइजमेंट से ही, इनकी शॉपिंग की जो लिस्ट है ये एडवर्टाइजमेंट से ही इंस्पायर्ड होती है। मैंने बच्चों को देखा है, आपने देखा होगा ना, मॉल की सेटिंग होती है, आप जैसे ही मॉल में जाओगे सबसे आगे मैगी के पैकेट रखे होंगे, जैम्स हम्म। जेलीज कैंडीज ऐसी सब चीजें होंगी। और अभी तो छोटी छोटी ट्रॉलीज भी आ गई हैं जस्ट टू अट्रैक्ट स्मॉल चिल्ड्रन। तो वो छोटे बच्चे राइट। अपनी पूरी कार्ट में ये सारी चीजें भर लेते हैं। तो वहां क्या चल रहा है, मार्केटिंग, और हम उसमें फंस जाते हम्म। हैं, हमारा बच्चा उसी में फंस गया है। सो व्हेन यू स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू व्हाट यू आर शॉपिंग फॉर, दैट विल डेफिनेटली स्पीक फॉर इटसेल्फ। और उस समय बच्चे से तो आप थोड़ा अलग हो जाएं, बड़ा है तो उससे आप समझाएं, हम्म। छोटा बच्चा है तो उसे उठा के ले जाएं, गोद में उठा के ले जाएं, पर डांटे मारे ये सब कुछ मत करें। कॉन्वर्सेशन बंद कर दें आप थोड़ी देर, डेफिनेटली कूल डाउन होगा। राइट। आई थिंक जो अभी लोग सुन रहे होंगे उनके लिए थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड होगा कि भाई इस तरीके से डील करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको हाँ में हाँ भरनी होती है बच्चे की, क्योंकि राइट, उसके फिर रेपरकशंस भी होते हैं फिर आगे चल के वो और ज़्यादा बढ़ राइट, सकता है। राइट, इफ़ यू टॉक अबाउट कि है ना, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिवाइस के एडिक्टेड हो गए हैं, गैजेट्स के। राइट, दिन भर उनको है ना कोको मेलन देखना होता है या फिर उनको यूट्यूब सर्व करना होता है, कुछ भी ऐसे वीडियोस वगैरह वो खाने वक्त या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करनी होती है तो वो फ़ोन चला लेते हैं। एंड राइट। पेरेंट्स भी उनको खुशी खुशी ऐसे टीवी चला कर दे देते हैं या फिर उनको फ़ोन हैंड ओवर कर देते हैं कि तू भाई शांत रहे और बैठ जाए एकदम कोने में। आपको वो लगता है वो कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है, कितना नेगेटिव एस्पेक्ट में वो जा सकता है और कैसे उसको डील करना होता है? देखिए, 3 क्वेश्चन हो गए ये तो, कि पहली चीज तो दे दिया तो क्यों दिया, राइट, और हम्म। उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसको हम डील कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हम्म। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमने इसको क्यों दिया है, तो हमने क्यों दिया है, अगर कारण हमने खुद सोच लिया तो हम उसको बहुत हद तक टैकल कर सकते हैं। तो ये सब देने के रीजंस क्या होते हैं कि या तो हम उस समय बहुत बिजी हैं, उस समय हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर बच्चा बहुत जिद कर रहा है और हमें पता नहीं उसको हैंडल कैसे करना है। राइट, आपके पास शायद टाइम है भी पर आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। तो अभी के सिनेरियो में क्या हो गया है कि फैमिलीज हैं वो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, राइट। या तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, या मेड्स रह रही हैं उनके साथ में, तो दे डोंट नो हाउ टू टैकल इट। तो उनको सबसे सरल ये लगता है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, वो बिजी हो जाएगा। तो जब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया तो वो कैसे खा रहा है, उसको पता ही नहीं है चीजों का टेस्ट क्या है। आपने कभी शायद नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चों को बहुत चीजें अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने राइट। कॉन्शियसली खाया नहीं है उस चीज को। और हम्म। कॉन्शियसली खाना होता है जब आपने अंदर लिया है किसी चीज को, आपके टेस्ट बड ने उसको रियलाइज किया है, देन वो सलाइवा अंदर गया है, तब हमें उसका स्वाद आता है। पर जब बच्चा टीवी या मोबाइल या किसी भी गैजेट में उलझा हुआ है तो उसका माइंड क्या कर रहा है, उसका जो टेस्ट बड्स क्या कर रहे हैं, उसका ईयर डट क्या कर रहे हैं, शायद उसको पता ही नहीं है। तो बच्चे की धीरे धीरे क्या होता है, हैबिट पड़ जाती है। तो अगर हम रीजन समझ लें, हर फैमिली में अलग अलग रीजन हो सकते हैं। किसी की जॉइंट फैमिली है, शायद वहां पे जहां बच्चा खाना खा रहा है वहां पे कुछ और एक्टिविटी चल रही है, वहां बड़े लोग बैठे हैं या कोई डिस्कशन चल रही है, तो बच्चे को अलग कमरे में बैठा दिया, राइट, वहां उसको मोबाइल दे दिया है। तो सबसे पहले हमें ना रीजन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमने बच्चों को फोन दिया क्यों था, राइट। जिस हम्म। दिन हम उस पे काम कर लेंगे तो बहुत हद तक ये सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चे को तो आदत लग गई है ना, आप उसको एकदम से चेंज नहीं करते हैं। कभी कभी एज अ पेरेंट हम क्या गलती करते हैं, हम एकदम से सब कुछ शट डाउन करना चाहते हैं, ठीक है आज से मोबाइल बंद। ऐसा नहीं हो सकता, हाँ। क्योंकि उसको आदत लग गई है, राइट। राइट। उसको हमें ड्यूरेशन को धीरे धीरे कम करना है। और बच्चा क्यों मोबाइल देख रहा है, क्योंकि उसको बाहर कोई इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं लग रही है। खाने के अकेले टाइम नहीं, बाकी टाइम में बच्चा मोबाइल क्यों देख रहा है, क्योंकि उसको जो प्लेजर मिल रहा है मोबाइल से किसी और चीज से नहीं मिल रहा है उसको।
अगर सेम टाइप का प्लेजर उसको फिजिकल एक्टिविटी से मिल रहा है, क्रिएटिविटी से मिल रहा है, बाहर खेलने से मिल रहा है, तो शायद वो उन चीजों को धीरे धीरे ऑलरेडी कम करेगा। तो जैसे हमें लगता है कि बच्चे को हम एडिक्ट कर रहे हैं, तो वी शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स कि हमें इसको कैसे वीन ऑफ कर रहे हैं, राइट। हार्मफुल इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं इसके। बच्चों का स्लीप शेड्यूल खराब हो जाता है, ईटिंग हैबिट्स तो खराब ही हैं, और इनका ब्रेन हमेशा ना एजिटेटेड स्टेट में होता है। एक ना वर्चुअल ऑटिज्म टाइप चीज होने लगी है बच्चों में, कि इवन बच्चों की भाषा भी चेंज हुई। जिस तरह के प्रोग्राम्स वो देख रहे हैं वो उसी तरह की भाषा बोलने लगते हैं। आपने शायद अभी आपने कभी देखा है, मैं नाम लेना चाहिए कि नहीं, कार्टून्स का, बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं जिनमें भाषा ऐसी होती है कि हम राइट। घर में बोलते ही नहीं है वैसी लैंग्वेज, हम्म। है ना। स्पेशली हमारे इंडियन सिनेरियो में तो हम अपने पेरेंट्स को हम रिस्पेक्ट से ही बुलाते हैं, पर बहुत सारे उसमें सिर्फ वो नाम लेके ही बुलाते हैं पेरेंट्स को भी, isn't it? तो हम्म। अगर हमें टैकल करना है उनको, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज देख रहे हैं, उसका कितना इफेक्ट आ रहा है, हम उनको उसका क्या सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे बहुत सारे हैं। और अगर आपने बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी, थोड़ी देर बाद शायद वो भूल जाएगा। पर अगर आपने अब्रप्टली बच्चे का फोन ले लिया है या उसको टीवी देखने नहीं दिया है, तो उसका बहुत देर तक एजिटेटेड माइंड रहता है और वो फोकस नहीं कर पाता। उसको सेटल करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है सबसे ज्यादा गैजेट्स का, फोन का, कि बच्चों की जो बेसिक चीजें, आप इमेजिन करिए जो 2.5-3 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनका एक्टिविटी टाइम क्या होता है, उनकी एक्टिविटीज क्या होती है जिसमें उनके फिंगर मूवमेंट्स हो, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो, उनको हम सेंसरी चीजों से खिलाते हैं। पर बच्चे तो खेल ही नहीं रहे वो सब, तो वो डेवलप कैसे होगा? वो मिट्टी में नहीं खेल रहा, वो घर में उसको पेपर टच नहीं किया है, उसने बहुत सारे काम किए ही नहीं है, उसने कभी आटे से नहीं खेला है, तो उसकी वो जो सेंसरी टच से जो चीजें आती वो तो उसको आ ही नहीं रही हैं। तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बियॉन्ड आई वुड से। एक इसके ऊपर पूरा एक सेशन हो सकता है कि इसके मोबाइल के या और भी दूसरे गैजेट से ये कितने हार्मफुल हैं। जिस एज में बच्चों को जो एक्टिविटीज करनी चाहिए बच्चे नहीं कर रहे हैं उस एज में, तो डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल डिले हो रहा है। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए। टीवी का टाइम जो है वो हमें कम करना है, धीरे धीरे वीन ऑफ करना है। अगर आप 2 साल तक बच्चों को टीवी देंगे ही नहीं, मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड, टीवी इज नॉट रिकमेंडेड, मोबाइल इज नॉट रिकमेंडेड टिल द एज ऑफ 2 एट एनी कॉस्ट। हाँ, आप वीडियो कॉल के लिए यूज कर सकते हैं, वीडियो कॉल के लिए यूज करिए, बट बाकी चीजों के लिए मत करिए। जो 2 से 5 साल का एज ग्रुप है उसके लिए आधा घंटा बहुत है, उसके बाद के एज ग्रुप है उसके लिए 1.5-2 घंटे। 18 साल तक भी बोलते हैं कि 2.5 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा नहीं देना है मोबाइल, बट आई थिंक टॉडलर्स ही 3-3 घंटा टीवी देख रहे हैं। तो इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और हम जल्दी नहीं जागे तो वी विल लूज लॉट ऑफ थिंग्स। बच्चों से कनेक्शन ही लूज हो रहा है सबसे पहले। और आपको पता है ये जो मोबाइल एंड टीवी देखने से बच्चों के दिमाग पे इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, ज्यादा। कि और मार्केटिंग है। अगर उन्होंने वही रिची रिच का ही कार्टून देख लिया, कुछ ऐसी चीज देखी, तो उनकी इमेज क्या बनती है कि ऐसी ही चीजें होती हैं। आई रिमेम्बर जब लॉकडाउन था, स्कूल्स चल रहे थे, तो एक पेरेंट ने बोला कि हमें ना स्कूल आके टीचर से मिलना है। बहुत मुश्किल से उनको हाँ किया कि आप ठीक है सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। वो स्कूल सिर्फ इसलिए लाए थे बच्चे को ये दिखाने के लिए कि जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रही हैं वो टीचर रियल में एग्जिस्ट करती है, वो रियल लाइफ पर्सन है, वो कोई टीवी का प्रोग्राम नहीं है। तो कैन यू इमेजिन एक छोटे बच्चे के माइंड पे कितना इफेक्ट हो सकता है इस चीज का? राइट। तो हमारे हाथ में है ये, हमें कैसे कंट्रोल करना। हमने आदत लगाई है, अगर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देंगे, पर हाँ मेहनत लगेगी, बोलने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। राइट मैम, जैसे आपने अभी ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी थोड़ा मेंशन किया था, तो आई थिंक जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होगा कि उनको हमेशा ये दिक्कत रहती है कि उनका बच्चा है ना बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गया है खाने पीने के मामले में। अब जैसे मैंने आंखों देखा हुआ है अपनी फैमिली में भी, मेरा नेफ्यू जो है हम्म उसको मतलब है ना सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं है। हम्म अगर उसका डिनर में कोई ऐसी नापसंद कोई सब्जी बन गई तो वो नमकीन से खाएगा, ठीक है, सॉस पराठा और सॉस नमकीन खाएगा। सॉस से खाएंगे, केचप से खाएंगे। राइट। और बाहर जाएगा तो उसको फ्रेंच फ्राइज ही चाहिए, चाहे हम्म वो बफे लगा हुआ हो सामने उसके।
बट है ना उसको फ्रेंच फ्राइज चाहिए बाहर के। तो राइट। ऐसे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है? किस तरह से उनको इनिशिएट करना होता है कि हाँ वो सारी चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें में खाने में थोड़ा इंटरेस्ट शो करें? देखिए, सबसे बड़ी चीज है इन्वॉल्वमेंट। हम देख आपने कभी मार्क किया होगा कि कोई घर में कोई एक्टिविटी हो रही है, स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, जिस चीज में आपको कोई रोल मिला है तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, हम्म। है ना? तो ऐसे ही क्या हो गया है अभी, अभी हम ना घर में बच्चों को बहुत चीजों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। खाना भी उनमें से एक ऐसी चीज है। अब आप कहोगे 2 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे को खाने में कैसे इन्वॉल्व करेंगे? वो थोड़ी कुकिंग कर सकता है ना? कुकिंग नहीं कर सकता पर देख तो सकता है ना, चूज तो कर सकता है। देखिए, स्कूल में इतना बताया जा रहा है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, घर में भी हम बता रहे हैं, पर जहाँ पे जिन घरों में एक फैमिली डिनर टाइम है, सब लोग साथ में खाते हैं शुरू से, बच्चा जब छोटा सा होता है ना, इंडियन हाउस होल्ड में आपने देखा होगा, स्पेशली जब जॉइंट फैमिली थी, बच्चा दादी की थाली में से भी खा लेता, दादू की थाली में से भी खा लेता था। शायद आपने देखा हो कभी, पेरेंट्स कोई और खा रहे उनकी थाली में से खाते थे। राइट। पर जब हमने ये सब चीजें रोक दी तो क्या हुआ, बच्चे का एक्सपोजर कम हो गया। बच्चे को हमने हम्म। एक अलग से बिठाया, उसको एक हमने अलग से उसको उसके लिए थाली दे दी, हमने उसको अलग से एक उसके लिए स्पेशली बनाया हुआ खाना दे दिया। तो क्या हुआ, बच्चे को उसी टाइप की चीजों का टेस्ट है। अब वैरायटी लाने की बात है तो बच्चों को फ्रेंच फ्राइज क्यों पसंद है, चिप्स क्यों पसंद है, या कोई भी ऐसे फास्ट फूड क्यों पसंद है? उसका रीजन ये है कि उनमें जो सॉल्ट होता है वो आपके टेस्ट बड को ऐसा करता है कि आपको और खाने का मन करता है। एंड इस पे तो लाखों की रिसर्च हुई है ये सॉल्ट्स को बनाने के लिए, अदरवाइज मार्केट में प्रोसेस फूड मिलता ही नहीं, इजंट इट? तो जब आप बच्चे को हम्म। एक्सपोजर देंगे, और मैंने जहां इन्वॉल्वमेंट से बात शुरू की थी, छोटा सा बच्चा भी है, सपोज आप सैलड काट रहे हैं, आप उसको बोला आप ये पकड़ोगे, अच्छा खीरा पकड़ोगे आप मेरे लिए, अच्छा आप छील के बताओ, अच्छा इसको किस शेप में काटें? आप बच्चे से कुछ नहीं करवा रहे हैं, आप कर रहे हैं, बट यू आर इन्वॉल्विंग द चाइल्ड, यू आर आस्किंग फॉर सजेशन, राइट? ऐसे ही हम्म। जो थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको आप सब्जी मंडी लेके जाइए। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने कभी सब्जी मंडी देखी नहीं है, जिन्होंने कभी पेरेंट्स हम्म। के साथ सब्जी खरीदी नहीं है। तो जब आप उनको चॉइस देते हैं कि अच्छा आज ग्रीन वेजिटेबल आपकी पसंद की होगी, इधर यू सेलेक्ट द क्यूकम्बर और द ब्रोकरी और स्पिनच, और उससे हम कुछ फनी चीज बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है बच्चा इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? हो सकता है बिल्कुल। रिलक्टेंट हो सकता है ना हो, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो वी हैव टू हम्म। फाइंड वेज कि हम, एक तो जो स्टार्टिंग से जिन फैमिलीज में बच्चे साथ में खाना खाते हैं उनको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। फिर क्या होता है जब वो हम्म। थोड़े बड़े होते हैं, आप उनको इन्वॉल्व करिए, वेजिटेबल पिकिंग में इन्वॉल्व करिए, उनसे डिसीजन, उनको चॉइस दीजिए, अच्छा ग्रीन वेजिटेबल और पनीर खाना है आपको, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे शायद पनीर ही बोलेंगे। बट आप उनको जब ग्रीन पूरी एंड येलो पूरी में ऑप्शन देंगे ना, तो बच्चा ग्रीन पूरी कहेगा शायद, या चलो आज हम आपको ट्राई कलर पूरी खिलाते हैं, तो ट्राई कलर पूरी में क्या है, चुकंदर है और वो है। तो पेरेंट्स हैव टू बी अ लिटिल बिट इनोवेटिव, और थोड़ा प्रेजेंटेशन चाहिए। अब आपको ऐसा हम्म। सुनने में लगा था कि यार रोज रोज तो नहीं कर सकते इन सब चीजों को, तो मैं कहूंगी कुछ नहीं करने से बेटर है जब हम कर सकते हैं तब करें। और हम्म। थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है, कलरफुल खाना बनाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए। एवरी डे यू कैन मेक अ कलरफुल रोटी, ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, हल्दी डाल के येलो भी बन सकती है। तो जिन बच्चों की आदत खराब हो गई है, उसके लिए पहले तो उनको इन्वॉल्व करना है और उन्हीं से डिसीजन मांगना है। और एक जब हम चार्ट बनाते हैं, या मोस्टली वर्किंग फैमिलीज में पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरे वीक का मेन्यू बना लेते हैं कि इस दिन ये बनेगा, और तो अब बच्चे को साथ में बैठाइए ना, अब उसे टिफिन का मैंने पूछे, कुछ बच्चे पूछते हैं आज टिफिन में क्या है मम्मा, कुछ बच्चे हम्म। नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है कि वीक के हिसाब से आज मेरे टिफिन में ये है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे खाना स्कूल में ही सर्व होता है। तो उसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि बच्चे जब सब सारे साथ में बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, अपनी सेम क्लास टीचर के साथ बैठते हैं, सेम एज ग्रुप के साथ बैठते हैं, तो सब खाते हैं, तो वो खाना भी सीख हम्म। जाते हैं, राइट? और फिर वहां पे तो कोई चॉइस नहीं है ना, वहां मम्मी नहीं है, वहां पे जो मिल रहा है वो आपको खाना है। और उनका मेन्यू भी एक वीक पहले, 15 दिन पहले चला जाता है, तो चिल्ड्रन आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज हमें पालक की सब्जी मिलेगी या आज हमें फ्राइड करेला मिलेगा।
राइट। तो जो एक एजिटेशन है ना वो ऑलरेडी उनके माइंड में नहीं होता है, जो बाकी बच्चों के माइंड में होता है कि पता नहीं आज क्या रखा है मम्मा ने, अच्छा लगा तो खाया, नहीं अच्छा लगा तो वापस घर ले वापस आ गए, गए घर पे लंच। वापस घर ले गए। तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनके साथ मेन्यू प्लानिंग करिए और उनको थोड़ी अथॉरिटी दीजिए। तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए, जिन चीजों में आप इन्वॉल्व करेंगे बच्चा डेफिनेटली उसमें प्रोग्रेस करेगा। हम्म। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल चीज़ें हैं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को क्या जल्दी समझ में आ जाता है, किस तरह से वो फन इंजॉइंग वे में उनको चीज़ सिखा सकते हैं, तो वो ऑल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बिल्कुल। एट द एंड वो क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होएगी उसके अंदर कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको समझा दिया है, और राइट वो उस चीज़ को इम्प्लाई करना स्टार्ट कर देगा। राइट राइट। और अब उसे जब आप हम्म। बच्चों को ना इम्पोर्टेंस देते हैं ना, उनसे सजेशन मांगते हैं, तो कई बार यू विल बी अमेज्ड, उनके पास बहुत कुछ हम्म। होता है। हम समझते हैं बच्चों को नहीं पता, बच्चों के पास खुद बहुत कुछ होता है। और जैसे उनको लगता है "अरे, मेरी अथॉरिटी तो काम कर रही है, मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है", वो और इन्वॉल्व हो हम्म। जाते हैं। नहीं, छोटे बच्चों से भी टेक अवे लेना, थोड़ा उनका व्यू पॉइंट जानना, लाइक बिल्कुल। एप्रिसिएशन मेरे ख्याल से आजकल थोड़ा लिमिट हो गया है पेरेंट्स के टूवर्ड्स, मतलब अ, थोड़ा कम अप्रिशिएट करते हैं। या नहीं उसके नहीं। बारे में डिस्कस करते हैं अपन। अ, हाँ, एप्रिसिएशन आपने बहुत अच्छा एक वो लिया है कि देखिए, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या होता है, एज इंडियन पेरेंट्स मैं बोलूंगी कि जो हमारे से पहले वाली जनरेशन थी वो बहुत कंजूस थी एप्रिसिएशन में, क्योंकि उनको लगता था अप्रिशिएट करने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, सिर पे चढ़ जाएंगे। तो कई बार अच्छी चीजें होती थी पर वो बोलते नहीं थे, राइट। हम्म। अभी क्या हो गया है, उसका उल्टा हो गया है। बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हो जाती है बहुत चीजों में। तो पर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन जैसी कोई चीज नहीं होती मेरे हिसाब से। एप्रिसिएशन इन द करेक्ट वे इज मोर इम्पोर्टेंट। सपोज आपने कुछ काम किया है, राइट। तो आई विल अप्रिशिएट यू कि रौनक, तो आप ये काम बहुत अच्छा करते हो। तो रौनक को पता है कि मेरे को किस काम के लिए अप्रिसिएशन मिली है, राइट। तो आप उसको और अच्छा करोगे, दोबारा भी आप उसको ऐसे ही करने की कोशिश करोगे। पर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि आप बहुत अच्छे हो, तो आपके माइंड में क्या रहेगा, एक कंफ्यूजन रहेगा। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ भी करूँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मम्मा ने तो कहा बहुत अच्छा हूँ, पापा ने कहा बहुत अच्छा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अप्रिशिएट करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो सकता है। तो जब आप हम्म। अप्रिशिएट करें ना, तो किस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं वो बताना मत भूलें। ओ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, फिर कंफ्यूजन, अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा लिखता है, वेरी गुड। बच्चा knows कि उसको क्या अप्रिसिएशन मिला है, उसी पे फोकस करेगा। तो अप्रिशिएट करना भी अपने आप में एक वो है, आई वुड से कला है, एक स्किल है। और एंड प्रोडक्ट को ही अप्रिशिएट ना करें, जो एफर्ट है बच्चे का उसको भी अप्रिशिएट करें। आई सी यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन डूइंग दिस थिंग, सो ओके, यू डिड योर बेस्ट। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज तो किया है, उसने कुछ किया और वो अचीव नहीं कर पाया, तो एकदम क्या होता है, ओहो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो नेक्स्ट टाइम शायद वो ट्राई ही नहीं करेगा। पर जिस बच्चे के एफर्ट को अप्रिसिएशन मिला है, नेक्स्ट टाइम वो उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। तो हम्म। अप्रिशिएट करना, ठीक तरीके से अप्रिशिएट करना, बच्चे को पता है किस चीज के लिए अप्रिशिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अक्रॉस है, चाहे वो टॉडलर हो चाहे वो टीनेजर हो, और चाहे वो हमारा स्पाउस ही क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। राइट। लाइक ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटेबल लगी कि उसको एप्रिसिएशन को भी आपको स्पेसिफिक करना होता है। लाइक ऐसा नहीं कि आप उसको जनरलाइज कर रहे हो, क्योंकि उसको राइट पता होना चाहिए कि हाँ किस वजह से मेरे को अप्रिशिएट किया गया है, सो राइट दैट वो थोड़ा उसका कंक्लूजन निकाल पाए कि हाँ मैं ये काम करता हूँ तो मुझे और अच्छे से करना राइट राइट राइट। और फिर उसका है। एफर्ट को भी अप्रिशिएट कर दिया। देखिए कई बार अच्छा काम कंप्लीट हो गया, वेल एंड गुड। नहीं भी हुआ तो उस बच्चे ने बेचारे थोड़ी कुछ तो जर्नी की थी ना उस तरफ में, वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करनी चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने एक बार 2-3 साल पहले की बात है, एक बहुत फेसबुक पे कुछ वायरल हुआ था, एक बच्चे के 60% आए थे, राइट। उसकी मदर ने सेलिब्रेट किया था, सच अ नाइस जेस्चर। उसको पता था कि मेरे हम्म। बच्चे की कैपेबिलिटी है इतनी, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 80-90, तो 60% इज फर्स्ट डिविजन, व्हाई नॉट अप्रिशिएट इट। उसका एफर्ट तो किया है ना, बच्चे फेल तो नहीं हुआ ना वो। तो दिस इज द थिंग, हम्म। हम लोग अपनी पेरेंटिंग जर्नी में ना फ्यूचर में ज्यादा जीते हैं। कल बच्चा ये बन जाएगा, फिर उससे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि द चाइल्ड इज समथिंग टुडे ऑल्सो।
सेलिब्रेट दैट टुडे ऑल्सो। फ्यूचर में क्या होगा इज अ डिफरेंट थिंग, हम और फिर से कर लेंगे। बट जो एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, डे टू डे जर्नी में द चाइल्ड इज देयर। तो चाइल्ड का बीइंग को अप्रिशिएट करना जरूरी है, उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। 4 साल बाद वो हम्म। जब आईआईटी क्रॉस करेगा तब मैं खुश होंगी। दिस इज नॉट डन। बिल्कुल। दिस इज नॉट डन। राइट। मैंने ऐसा देखा है, मतलब जब भी मैं ऐसे सोशल इवेंट्स में जाता हूँ हाँ हाँ। तो मैं देखता हूँ कि ना थोड़े बहुत ऐसे शैतान बच्चे घूम रहे होते हैं बीच बीच में। और फिर है ना एकदम कोने में ऐसी कोई फैमिली बैठी हुई होती है या फिर कोई आंटीज का ग्रुप होता है, वो गॉसिप कर रही होती है। तो वहाँ हाँ। पे सामने है ना शो चल रहा होता है कि एक बच्चा है ना उसके बाल पकड़ रहा है, कोई उसको मार धाड़ रहा है। फिर उस पर गॉसिप चल रही है कि यार ये कैसे बच्चे हैं, बदतमीज बच्चे हैं, इनके मम्मी पापा कुछ सिखाते नहीं कि इनको। हाँ हाँ। आई नो। तो मेरा ये इसके ऊपर रहेगा कि सोशल एटिकेट्स कैसे पेरेंट्स जो एकदम कंफर्टेबल वे में और थोड़ा एक्सेप्टेबल वे में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, सो दैट उनको जब भी वो सोशलाइज इवेंट में जा रहे हो तो उनका बेटा या फिर जो भी बेटी है वो एकदम अच्छे से बर्ताव करे वहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको सबसे फर्स्ट में बोला कि ऑब्जर्वेशन, हम्म। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जिस फैमिली में जो चल रहा राइट। है वो बच्चे ऑलरेडी ग्रास्प करते हैं, द वे वी स्पीक, वे वी टॉक टू अ स्पाउस, इवन द मेड्स। मैंने देखा है आप मेड से कैसे बात कर रहे हैं वो भी बच्चा हम्म। देखता है। अगर आप तू करके बात करते हैं तो शायद आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर आप करके बात करते तो शायद आपके बच्चे उसको आंटी कह के बात करेंगे, isn't it? तो कुछ चीजें तो राइट। बच्चे 99% तो आपके ऑब्जर्व करके सीख लिया उन्होंने। आप बाहर सोशल इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं बच्चे वो भी सीख रहे हैं, फैमिली में कैसे कर रहे हैं वो भी सीख रहे हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि सपोज सोशल एटिकेट्स हैं, कई बार सिचुएशन में बच्चा गया ही नहीं है, राइट? तो हम्म। बेस्ट थिंग इज रोल प्ले। आप एक बहुत छोटा सा, जैसे हम घर में बहुत ना बच्चों को तैयार करते समझाते, वहां बेटा ये मत छूना, ये मत करना। वो लेक्चर बाजी जो है ना, वो आजकल छोटे बच्चे भी नहीं सुनना चाहते और बड़े। और आपको बताएं कि जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं ना वो गैस करना शुरू कर देते हैं कि अब मैं तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, मम्मी कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देगी मालूम है। वो आपसे पहले रिपीट भी कर राइट। सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमें लगता है बड़ा हम्म। डिसरिस्पेक्टफुल है, मेरी नकल कर रहा है ये, तो है ना, क्योंकि हाँ। वो एंटिसिपेट कर पा रहा है। तो बच्चों को हमेशा ना कुछ चीजों में सरप्राइज में रखिए कि आप जो कहने वाले हैं ना उनको पता नहीं चलना चाहिए। आपने एक सिचुएशन में जो रिएक्ट किया ना, नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा अलग रिएक्ट करें, तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि पता नहीं क्या आने वाला है, राइट? तो हम्म। रोल प्ले इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप किसी सोशल इवेंट में जाने वाले हैं तो आप बच्चों को पहले ना रोल प्ले के थ्रू समझाइए। बच्चे रोल प्ले से बहुत जल्दी समझते हैं, बजाय इसके कि आपने सिर्फ लेक्चर किया। और घर में 2-3 लोग होते हैं, वॉट एवर सिचुएशन यू कैन ऑलवेज डेपिक्ट कि ये सिचुएशन है, यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है या खाने की मेज यहाँ ऐसे लगी है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। अगर किसी ने आपके बाल, किसी से लड़ाई हो गई तो फर्स्ट कम टू मी, उससे झगड़ा मत करो, ट्राई टू अवॉइड। हम बच्चों को ना कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रेजोल्यूशन भी सिखाते कम है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक हिंदी में एक वर्ड होता है ना, कांड नहीं हो गया जब तक। हम बच्चों से बात भी कम हम्म। करते हैं ना, तो कई बार हम बच्चों को ये सब चीजें बताते नहीं है, तो बच्चों को पता नहीं है हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर उसको पता है कि हमसे राइट। क्या एक्सपेक्टेशन है तो एक बार को करने से पहले वो सोचेगा कि उसका हम्म। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और जिस बच्चे ने एक हम्म। बार भी ये थॉट लाया ना छुटपन से कि मेरे इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, तो ये चीज है ना उसको आगे की लाइफ में भी ना हर काम करने से पहले, इम्पल्सिव काम स्पेशली, देखो ना, 4 हम्म। बच्चे दौड़ रहे थे, 5वां भी दौड़ गया, उसने भी वही शैतानी कर दी। बाद में कहते हैं मुझे हम्म। करना तो नहीं था, सब लोग कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया। मैंने कर लिया। है ना? ये, राइट। और ये बड़ों के साथ भी होता है। इवन कॉलेज गोइंग बच्चों को मैंने देखा है, 4 लोग मिलकर किसी को पीट रहे थे, 5वां भी चला गया हाथ साफ करने के लिए। उसका कोई लेना देना नहीं है, इंटेंशनली नहीं है, सब लोग कर रहे थे तो हम्म। मैंने भी कर दिया। तो सेम बच्चे को अगर पता है कि मेरे एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है तो अ लिटिल विजिलेंट होगा वो, करने से पहले एक बार स्ट्राइक होगा। हाँ, मम्मा ने कहा था किसी को मारना नहीं, छोटा बच्चा भी है, पार्टी में गया है, किसी ने फ्रॉक खींच दी, बाल खींच दिया, कुछ है, तो एक बार मम्मा को पहले तो अवॉइड करना है, नहीं है तो मम्मा को आके बताना। हाँ, बहुत अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो गई तो फिर वो नई सिचुएशन ही होगी, उसमें कुछ नई लर्निंग होगी, उसका कुछ नया कॉन्सिक्वेंस होगा। तो रोल प्ले इज द बेस्ट वे आई वुड से
स्पेशली टॉडलर्स को, यहाँ तक कि आपके जो 5th 6th तक में बच्चे आ जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है रोल। सिचुएशंस हम घर में हैंडल करके बता सकते हैं कि सिंस वी हैव बीन थ्रू इट, वी हैव गॉन थ्रू इट, सो वी कैन टेल यू इन एडवांस। बड़े लोग क्यों बताते हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो आपको उस एक्सपीरियंस को प्लेजेंट बनाना है, इसीलिए वी आर टेलिंग यू। हम नहीं चाहते आपको वो सारी प्रॉब्लम हो या वो आपको हर्ट हो जो हमें हुआ था। दैट इज वाई वी आर टेलिंग यू। एक रीजन देना बहुत जरूरी है। हम बच्चे को थोप नहीं सकते कि ऐसा करो ऐसा करे। क्यों करो? इफ वी टेल देम दे विल लिसन टू यू। एंड मैम जैसे काफी सारे केसेस में ऐसा होता है, लाइक अगर अर्बन सिटीज की बात करें तो मेजरली जो कपल्स होते हैं ना वो दोनों वर्किंग होते हैं। लाइक फादर की भी नौकरी होती है, मम्मी को भी नौकरी भी जाना होता है। तो जैसा उनके बेबी हुआ होता है तो है ना, आफ्टर 1 ईयर और 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स वो जो है अपने ना मेड को हायर कर लेते हैं, या फिर जो है पीछे से मेड देखती है। देन उसके बाद है ना उनका इंटरेक्शन अपने बच्चों से कम हो जाता है, क्योंकि 10-12 घंटे की ड्यूटी होती है, वो फिर आते हैं फिर थकार के। देन उसके बाद वो टाइम स्पेंड करते हैं जितना भी थोड़ा बहुत बचता है। राइट। तो आपको लगता है कि पेरेंटिंग जो चीज़ है उसके अंदर थोड़ा लिमिट हो जाती है, लाइक अगर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो? टाइम की लिमिट कह सकते हैं पर क्वालिटी की नहीं। यहाँ पे ना टाइम की जो है ना क्वांटिटी कम हो सकती है, स्टिल क्वालिटी कैन बी मैनेज, इट कैन बी मैनेज्ड। एक बच्चे के साथ आपका कनेक्ट करने के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए। जैसे बहुत बिल्कुल। सारे पेरेंट्स, जैसे आपने बोला ना, ये इतना वैलिड क्वेश्चन है ये कि, और पेरेंट्स के मन में तो यहीं से तो गिल्ट आ रहा है ना, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। टाइम ही हाँ, दे पा रहे। आई अंडरस्टैंड कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बच्चे का स्कूल का फंक्शन है और आपको छुट्टी नहीं मिल पाई या कुछ है तो आप वहां नहीं जा सके। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती हैं फिर। बट अगर वो बहुत रिपीट हो रही हैं तो दे शुड लुक सम ऑल्टरनेटिव फॉर इट, दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और क्वांटिटी और क्वालिटी का यहाँ मेजरमेंट नहीं है। अगर आपने 20 मिनट का भी टाइम दे पाए तो मेरे ख्याल से हर पेरेंट चाहे कितना ही वर्किंग हो 20 मिनट का टाइम अपने बच्चे को दे सकता है। और वो जरूरी नहीं कि एक बार में ही 20 मिनट निकाले, मिनिमम 20। अभी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आपने मिनिमम 20 मिनट का टाइम भी बच्चे को दे सकते हैं देन यू कैन मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। इसके अलावा क्या होता है कि एक बॉन्डिंग होती है, एक कनेक्शन है। वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको रोज बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है। 10 मिनट 15 मिनट का टाइम, जेन्युइन कॉन्वर्सेशन, स्पेशली जब बच्चा सो के उठता है और जब बच्चा सोने जा रहा है, इस टाइम अगर पेरेंट पास में है तो बच्चा फील्स वेरी सिक्योर एंड कनेक्टेड। आपने मोस्टली बच्चों को देखा होगा ना, जब रात को सोने जाते तो उन्हें इतनी कहानियां याद आती सारे दिन की, पता मम्मी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अब मम्मी कहती नहीं नहीं सो जाओ सो जाओ, तो अब बच्चे को नींद आ भी रही होती तो हम कहते हैं ना बच्चा नींद रोक के भी बात कर रहा है। द रीजन बीइंग बच्चे को उस समय सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, सिक्योर फील राइट। होता है। सेम थिंग जब बच्चा सो के उठता है ना, बहुत बड़ा बच्चा भी है ना, अगर मम्मी घर में है या उसकी आवाज उसको आ गई है तो एक सुकून होता है, अच्छा कोई घर में है, राइट, मम्मी इज देयर फॉर मी। तो ये कनेक्टेडनेस सबसे पहले डेवलप होगी। कम टाइम में भी आप इतना कर सकते हैं, बिकॉज आई नो जब हम एज अ पेरेंट हमारे पास सोशल मीडिया के लिए टाइम है, हमारे पास रील्स के लिए टाइम है, तो हमारे पास 15-20 मिनट बच्चों के लिए भी होते हैं। और सैटरडे संडेज को या जब भी आपको छुट्टी है, आप फैमिली टाइम रखिए, आप बच्चों के साथ गेम खेल, एज अप्रोप्रिएट। देखिए 18 साल के बच्चे के साथ तो ऑब्वियसली वो गेम नहीं खेलेंगे, वो बातें नहीं करेंगे, छोटे बच्चे के साथ कर रहे। ये क्या है, आपका वन ऑन वन टाइम है बच्चे के साथ में। तो वन ऑन राइट। वन टाइम जितना भी होगा, चाहे थोड़ा सा क्यों ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वन ऑन वन टाइम में, प्रोडक्टिव टाइम में क्या करना है, आपको पूरा टोटल अटेंशन देना है। दैट शुड बी गैजेट फ्री। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चे को पार्क लेके गया हूँ तो मैं तो उसको क्वालिटी टाइम दे रहा हूँ, बच्चा पार्क में अपने अकेले खेल रहा है या फ्रेंड के साथ खेल रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, तो वो वन ऑन वन टाइम नहीं हुआ। मैं कई बार पेरेंट्स बात करते हैं ना फोन पे, हाथ में फोन है, हाँ हाँ हूँ, सो दैट इज नॉट कन्वर्जेशन, राइट, दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम। बच्चों के साथ बैठ के सिर्फ मूवी देख लेना, दैट विल नॉट बी अ प्रोडक्टिव टाइम, क्योंकि वो मूवी देख रहा था, आपने मूवी देखनी बंद हो गया, इसमें कोई कनेक्शन नहीं हुआ। हाँ, एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे टीनेजर्स हैं,
आपने मूवी देखने के बाद उस पे डिस्कशन किया, मूवी में क्या था, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, या क्या फ्लॉज थे। और इन सब चीजों में बहुत सारी वैल्यूज भी आती हैं हमारी, जो चीजें हम जनरली बात नहीं करते हैं, जैसे ऑब्सेनिटी हो गई, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, डेटिंग हो गई, वेटिंग हो गई, ये सारी चीजें हैं। हम इनके लिए अलग से टाइम तो नहीं निकालते ना कि इस पे बैठ के आज हम स्मोकिंग पे बात करेंगे, आज हम ड्रिंकिंग पे बात करें, है ना। तो ये ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जिसमें आप बच्चे को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। वो बच्चा कुड बी अ स्मॉल बच्चा, एज अप्रोप्रिएट डिस्कशंस करते हैं। तो शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी टाइम देने के लिए, वन ऑन वन टाइम देने। दूसरा एक होता है कोई भी एक्टिविटी करना साथ में, उसको स्टार्ट करना और खत्म करना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू हैव क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। इसमें इतनी लर्निंग होती है जो शायद हम बोल के नहीं सिखा सकते हैं। चीजों को अरेंज करना है, अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके कुछ अप्लाई करना है, कुछ बनाना है। तो साथ में जो आप जो काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी क्वालिटी, दैट इज द क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी टाइम में वो होती है रीडिंग। अब कई बार हम सोचते हैं अरे छोटा बच्चा, इसको क्या रीड करना है। नहीं, बच्चे ना हमारे जो समझते भी नहीं है ना, जैसे कुछ पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं ना अपने मन से कहानियां बना के सुनाते हैं। जैसे उनको लगता है बच्चे को 4 शब्द पता है, बच्चे को पता है कि दरवाजा कहाँ है, कार कहाँ है, वॉट एवर, ये उसकी वोकेबलरी में है, राइट। तो वो उसी हिसाब से कुछ भी बना के उसको सुना देते हैं, और वो इस हिसाब से सुनाते हैं कि बच्चे को लगता है स्टोरी सुना रहे हैं। ऐसे ही आप 6 महीने के बच्चे को रीड कर सकते हैं, 1 साल के बच्चे को रीड कर सकते हैं। और रीडिंग की हैबिट से अच्छी कोई और हैबिट है हो नहीं सकती। आई कैन से कि एक अब हम जो बच्चों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं ना, उन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ये चीज है कि हम अगर बच्चे में रीडिंग हैबिट आ सके। तो ये जो 3-4 एक्टिविटीज है ना, ये क्वालिटी टाइम का बहुत अच्छा आई वुड से एग्जाम्पल है, और बहुत सॉलिड एग्जाम्पल्स हैं ये। अच्छा, और सिर्फ काम ही नहीं है, अगर आपने गेम चूज किया एक्टिविटी के लिए, तो उसमें ना लेट द चाइल्ड चूज दैट। इट्स नॉट कि पेरेंट ही बोले कि आज हम ये गेम, आप कह सकते हैं, बट इट शुड बी इन अ टोन ऑफ सजेशन, नॉट इंस्ट्रक्शन कि आज हम ये खेलेंगे, राइट। तो बच्चे को चूज करने देंगे ना, तो बच्चा आपके पास आएगा, इंटरेस्ट लेगा। पर हर समय आप सिर्फ ये बताएंगे ना, आप बताएंगे कि क्या खेलना है, तो थोड़े दिन तो शायद बच्चा ना वो एक्टिविटी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, राइट। तो ये क्वालिटी टाइम है ना, बहुत छोटा भी क्यों ना हो, पर बहुत इफेक्टिव होता है। और जो आपने वो एक मेड्स की बात की थी कि वो उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको मेड्स रखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली जिसके जैसे संस्कार होंगे, जो जिस तरह की भाषा बोलता है, बच्चे उसको इम्बाइब करते हैं। तो आपकी ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि जब हम मेड्स हायर करते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो उनको हम एक थोड़ा ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे, अच्छे से रखेंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो खुश मिजाज से हमारे घर में रह रहे हैं और उनको हम बहुत डांट डपट नहीं रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है बाउंड्रीज नहीं है, बाउंड्रीज तो वो रखनी पड़ेंगी हमें, राइट। बाउंड्रीज रख रहे हैं पर हम उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। फिर आता है हमें थोड़ा उनको ट्रेन करने की जरूरत, राइट। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स ना घर में कैमरा लगा देते हैं, तो कैमरे से वो देख तो सकते हैं बट वो सुन नहीं पाते हैं, सारा दिन का इंटरेक्शन तो नहीं सुन सकते ना कि बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। और सुन भी सकते हैं तो वो मतलब उनके पास टाइम नहीं होगा ना, वो अपना काम करेंगे, सिर्फ यही करेंगे। इससे अच्छा तो वो घर पे भी रह सकते थे, राइट। तो ये जो क्वांटिटी और क्वालिटी की बात है, मेड्स हैंडल करने की बात है, इन सब चीजों में पेरेंट्स का सेम पेज पे होना। और अगर आपकी कोई एल्डर्स का सपोर्ट है, आपके पास एक पेरेंटिंग सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वो पेरेंटिंग सपोर्ट आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स अगर हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दादा दादी हैं बच्चे के, नाना नानी हैं, या आपके आसपास जो लोग रहते हैं वहां आपका पेरेंटिंग सपोर्ट है, सो दैट यू आर सेफ एंड सिक्योर। की जरूरत पड़ती है तो somebody is there to look after my child, somebody is there to take care of my child। तो एक सपोर्ट नेटवर्क होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ केसेस में क्या होता है, किसी किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, राइट। तो उन पेरेंट्स को इस तरह की जो सोशल ग्रुप्स हैं उसमें भी इन्वॉल्व रहना चाहिए, सो दैट दे कैन फाइंड सपोर्ट फ्रॉम देयर एज वेल। सपोज कोई मदर है जिसका बच्चा ऑटिस्टिक है, कभी उसको जरूरत पड़ती है, तो वो शायद अगर किसी दूसरी मदर को जानती है जिसका बच्चा ऑटिस्टिक है, तो वो बहुत अच्छे से और रेडिली उसको हेल्प कर पाएगी, बजाय इसके कि कोई शायद ना कर पाए, उसको दूसरा बंदा ना कर पाए,
राइट। तो एक पेरेंटल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आपको अपने मेट्स को ट्रेन करना है, और जिन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स उनके पास रह सकते हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज वो जो वैल्यूज देंगे वो कोई और नहीं दे पाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स आर द विजडम ब्रिजेस बिटवीन टू जनरेशन। या आई थिंक आपने जैसा बताया कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर पर हैं तो वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है चीज़ें देखते हैं और उनको सिखाते भी हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपना एक इंडिविजुअल रोल प्ले कर रहे हैं अपने आप में ही। क्योंकि जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि स्टोरीज़ वगैरह हो गई, दादाजी अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, दादी जी अपनी स्टोरीज़ बताती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो नॉस्टैल्जिया मेमोरीज आप क्रिएट करते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं किसी भी, अगर यंग है तो यंगस्टर्स, और अगर ज़्यादा स्मॉल स्टेज पर हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो भी बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल मोमेंट होता है दादा दादी के साथ। राइट। तो आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जैसे बात करें कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि है ना 8th 9th क्लास तक है ना बच्चे को पूरा एजुकेशन में इतना ज़्यादा डिवोट कर देते हैं कि यार तेरे जो मार्क्स है वो 95+ ही आने चाहिए, ठीक है, आपको स्पेसिफिक सबसे आगे जो 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है उसके अंदर आपको फर्स्ट आना है। ऐसे ऐसे आप जो है स्टेटमेंट है ना बच्चों को थोप देते हैं। तो वो किस हद तक गलत हो सकता है किसी के लिए, और क्या हम चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं उन पेरेंट्स को? किस हद तक गलत हो सकता है इसका तो कोई डेप्थ ही नहीं है शायद। मतलब वो रॉन्ग, सबसे पहले तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम ही हार्म हो जाता है। उस दैट इट एरोड्स द सेल्फ एस्टीम फ्रॉम द चाइल्ड। अगर जिस बच्चे को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इसका मतलब उसको पता है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे ये बोला जा रहा है। देखिए, जो बच्चा अच्छे हुँ, मार्क्स लाता है उसको शायद कोई नहीं बोलता, कोई नहीं हुँ, बोलता इतने मार्क्स लाने, वो ला रहा है ना, राइट, उसको हम एनकरेज कर देते हैं। पर अगर बच्चा बहुत कम मार्क्स ला रहा है और हम उससे एकदम 90% की एक्सपेक्टेशन रखें, तो शायद हमें रिफ्लेक्शन एज अ पेरेंट खुद करना पड़ेगा कि क्या ये सही है। अगर ये हमारे साथ होता, हमारे साथ भी हुआ होगा, हम सब टॉपर्स तो नहीं है, तो हमारे साथ भी कभी अगर हुआ है या किसी और ने नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स ने शायद नहीं किया हो, पर किसी बुआ ने, मौसी ने, ताई ने या चाची ने, हो सकता है किसी ने कभी कमेंट कर दिया हो कि तुम्हारे भाई के इतने थे, तुम्हारे इतने आते हैं मार्क्स, और अच्छा करो। या सब्जेक्ट चूज करने समय बोलते कि साइंस पढ़ो, आर्ट्स क्यों पढ़ रहे हो, राइट। तो ऐसी सब चीजें सबसे पहले आपका सेल्फ एस्टीम खराब करती हैं, उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसके बाद डिप्रेशन आता है। और बच्चा जब डिप्रेशन में जाता है तो हमेशा नेगेटिव चीजें ही सोचता है। फिर कहीं ना कहीं बॉडी इमेज भी इसमें शामिल हो जाता है। मतलब एक ये ऐसा कुआं है जिसके अंदर कितनी परतें हैं ना, ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती हैं। हुँ, हर चीज, हर कोई इसको एक ही तरह से नहीं लेता, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी थिंकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट, राइट। तो अगर हमें इसको बच्चे के ऊपर नहीं लादना है, तो सबसे पहले तो जो हम 8th 9th तक हम क्या कर रहे थे पहले, अगर हमें बच्चे को 8th 9th में आने के बाद बोलना पड़ रहा है, तो दो तरह की चीजें होती हैं। उसके पास इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। इंटरनल या हम कहते हैं मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से आता है। तो अंदर से बच्चा कब मोटिवेट होता है, जब उसके करने का मन होगा। उसका हुँ, मन क्यों होगा, जब उसको अच्छा लग रहा है। अब उससे कोई चीज बनती है तो हम उस काम को करते हैं ना, हम अपने ऊपर लेते हैं। जो जो काम हमें आता है वो काम हम करते हैं ना, जो काम हमें नहीं आता वो हम नहीं करते। तो हम छोटे से ही जब बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है, उस टाइम हम सिर्फ बच्चों को क्या ट्यूशंस पे छोड़ दें या इस पे छोड़ दें, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है रेगुलर स्टडीज, तो आपने बच्चे को ट्यूशन लगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट एज अ पेरेंट वंस इन अ वाइल सिर्फ बच्चों से बात करना कि कितने मार्क्स आए, टेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा उसका रिजल्ट आ गया, इन सब बातों के अलावा हम कभी बच्चे की बुक उठाकर देखें कि अच्छा कौन से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या पूछते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको। हम ये नहीं पूछते तुमको मजा किस में आ रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चा अपने आप बताएगा कि अरे मुझे ये चैप्टर्स करने में बहुत मजा आता है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो बताने का तरीका अलग हो गया, राइट। तो आप समझ सकते हैं अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्यों इंटरेस्ट नहीं है, आप इसका पता करिए कि उसको क्या चीज समझ में नहीं आ रही। सपोज मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अगर ग्रेड 4 में उसको वो ठीक से नहीं आया है, तो आगे ही उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरी चीज बिल्डअप होगी, तो ग्रेड 5 में हुँ, भी उससे वो चीज बनेगी नहीं। तो ऐसे में क्या होता जाएगा, वो वाला स्टेप है या वो पर्टिकुलर कंटेंट है बच्चा कभी ठीक से कर नहीं पाएगा। फिर 9th 10th में जाके हमें ऐसा लगेगा ट्यूशन टीचर इसको आज ही सारा कुछ करवा दे। तो इज इट पॉसिबल? नहीं। बिकॉज ये चीजें एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, हर कोई कहीं ना कहीं फेस करता है, हर कोई हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है, राइट। पर हमारे यहाँ क्या है, मैथ्स कर लो और साइंस कर लो अच्छे से, बाकी सब देख लिया जाएगा।
इजंट इट? हम्म। जबकि हर सब्जेक्ट जो है एक पिलर है पर्सनालिटी को बनाने के लिए, आपके एजुकेशन को बनाने के लिए, राइट? तो जब हम छोटे से बच्चों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे और उनकी चीजों को वहीं करेक्ट करना शुरू करेंगे, करेक्ट इन द सेंस कि इसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना शुरू करेंगे, तो बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस उसको अंदर से मोटिवेट करता है। और हम लोग मोस्टली एज अ पेरेंट कहाँ मिस्टेक कर देते हैं, हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देते हैं। अच्छा तुम ये कर लो तो तुम्हें ये देंगे, तुम्हारे इतने नंबर आ गए तो हम तुमको ये दे देंगे। हम्म। ऑब्वियसली जो चीज उसको मिलने वाली है, आप देने वाले, आप दे ही दोगे उसको। बट उसको आप एक तरह से लालच दे रहे हो, या फिर आप उसको हम्म। कंपेयर कर रहे हो कि फलाने के नंबर इतने आए थे, आपके भी नंबर इतने आने चाहिए। तो आपको लग रहा है कि कंपेयर करने से आप मोटिवेट कर रहे हो, नहीं, आप नहीं। डीमोटिवेट कर, क्योंकि बच्चे का हम्म। सेल्फ एस्टीम खत्म कर दिया ना आपने कंपेयर बिल्कुल। करके सबसे पहले, है ना? तो बच्चे को लगा मेरा सेल्फ वर्थ तो कुछ है ही नहीं, उनके जैसा करूंगा तभी है। कोई मेरा भी तो एग्जाम्पल देना, इजंट इट? तो ये जो 8th 9th में हम प्रेशर लाते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अगर थोड़ा थोड़ा बच्चों का कॉन्सेप्ट करवाते हैं, जैसे गर्मियों में मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स बच्चों को एकदम खुला छोड़ देते हैं, इन द सेंस कि 2 महीने बिल्कुल टीवी मोबाइल ये वो, अब तो स्कूल खत्म। क्योंकि हाँ। पेरेंट्स कहीं खुद ना खुद कहीं मोटिवेट कर रहे होते हैं कि अच्छा तुम एंजॉय कर लो। तो वो एंजॉयमेंट ना बच्चा कर रहा है तो कोई गलती नहीं है ना। उस टाइम पे आप पिछली क्लासेस का सिलेबस चेक करें, कहाँ कॉन्सेप्ट रह हम्म। गया है। ये बहुत कम टाइम लेता है पर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। तो जब बच्चा नई क्लास में जाता है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि यस आई नो, फिर वो फर्स्ट डे से सीखना शुरू करता है। जब पिछला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है ना, तो डे 1 में वो हो फिर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है, आगे तो बनेगा नहीं ना फिर। तो राइट। फर्स्ट डे से क्या है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, वो तो मजबूरी है ना, स्कूल जाना है उसको। सो हम्म। इफ दिस इज टैकल इन टाइम, जब चलो अगर गलती हो भी गई, नहीं दे पाया आप ध्यान, तो 8th 9th में आप 1 2 महीने आप उसको इस तरह से वो करें, फिर आप देखिए बच्चा किस लेवल पे आ रहा है। और एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे कि सीधा जो 60% ला रहा है उससे 90% पे लाए। अगर 60% वाला जो है 62% भी लाए, तो उसके एफर्ट को प्रेज करना हमारी ड्यूटी है एज अ पेरेंट। उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, बच्चा तुमने बहुत मेहनत की, अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे ही 62% आए, 62% आ गए, पर अगली बार और अच्छा करना। द मोमेंट यू से अगली बार, वो बच्चे का जो 2% एक्स्ट्रा लाने का जॉय था ना, वो खत्म हो गया, वो आपने हम्म। छीन लिया उससे, वो इसको एंजॉय ही नहीं करने दिया। उस टाइम आप एंजॉय करने दीजिए। जब आप दोबारा बच्चे के साथ बैठते हैं, तब आप उससे बात कर सकते हैं कि अच्छा अब हम और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं और अच्छा करने के लिए। तो एटलीस्ट लेट हिम लिव दोस मोमेंट्स ऑफ एप्रिसिएशन। बट इफ पर किंतु परंतु अगली बार ले आना करके हम सब ना खत्म कर देते, तो बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, और हम्म। कंपेयर करके तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो उसके हम्म। एफर्ट्स को थोड़ा हम प्रेज करें और बेसिक्स पे ध्यान देंगे, तो हर बच्चा कर सकता है बहुत कुछ। और हर बच्चे को हम क्यों बनाना चाहते हैं जो वो नहीं है, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन है। और हम स्किल्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, एटलीस्ट इंडियन पेरेंट्स स्किल्स पे फोकस नहीं करते, सिर्फ हम मार्क्स पे फोकस करते हैं। स्किल क्या होता है, आपने देखा कुछ बच्चे बहुत मेरिटोरियस होते हैं, बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, कहीं अच्छी जगह जॉब भी मिल जाती है, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज उनको ना कम्युनिकेशन की स्किल नहीं है, उनको लोगों से साथ मैनेज करना नहीं आ रहा है, टीम वर्क नहीं आ रहा है उनको। और ये सब चीजें तो हम घर से ही सीखते हैं ना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत एमबीए ही करें या हाई फाई कोर्स ही करें तब आप टीम वर्क सीखेंगे। घर में अगर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, कजन्स के साथ, तभी तो आप टीम वर्क ही कर रहे हैं ना। हम्म। आप अपने बड़े भाई की बुली को सहन कर सकते हैं, अगर उसको टैकल कर सकते हैं, तो शायद आप बॉस और कलीग्स की बुली को भी आप सहन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पे हम पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, और हम सिर्फ मार्क्स के पीछे पड़े रहते हैं, और हम बच्चे को कुछ दे नहीं रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। तो बच्चे ना वो बैंक है जिसमें थोड़ा डिपॉजिट करेंगे ना, तब हम निकाल पाएंगे। बिना डिपॉजिट के निकालना पॉसिबल नहीं है। आई श्योर होप जो श्योर। भी अभी पेरेंट्स और जो भी अपने व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे, उनको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, आई किस तरह होप। से उनको अपने अपब्रिंगिंग में हेल्प आउट करी होंगी चीज़ें। एंड आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा मज़े आए होंगे मैम, मीनाक्षी मुझे मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा रौनक आपसे बात करके। आपके क्वेश्चंस बहुत सॉर्टेड थे एंड वेरी रेलेवेंट, आई वुड से एवरीबॉडी नीड, सबके दिमाग में होते हैं, पर हम शायद डिस्कस कम करते हैं उनको, या अलग लेवल पे बात करते हैं, या एक पेरेंट टीचर तक ही रखते हैं, सीमित रखते हैं। आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रौनक। इट वाज नाइस। थैंक यू सो मच मैम।
All right, then Okay, thank you. we'll see you in the next podcast. And till then, you can watch my other episodes. We'll see Sure, you in the sure, next sure. one. Thank you so much. Okay, thank you, thank you.